हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का दूसरा चैप्टर, दैट इज़ योर गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ, मतलब कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में डील करते हैं या ऐसे चार्जेस को डील करते हैं जो कि रेस्ट पे रखे होते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं चार्जेस से रिलेटेड, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एक चार्ज अपने दायरे में आने वाले दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, जिससे हम लोगों ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो दो चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी थी। पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। फोर्स न्यूटन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चैप्टर है आपका गॉस थ्योरम, ये पूरा बेसिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इससे ड्राइव होती हैं और सारा बेसिक प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। तो एक लॉ भी है कूलम्स लॉ, जो कि बेसिकली ये दोनों ही कूलम्स लॉ की ही कैटेगरी में आता है। कूलम्स लॉ का बेसिक क्या है कि दो चार्जेस अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं एक डेफिनेट मीडियम में, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। दैट फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो कूलम्स लॉ के अंडर में दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी और फोर्स वाला फॉर्मूला भी। तो हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ड्राइव करेंगे तो फोर्स वाला ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएगा। हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फोर्स वाला भी मिल जाएगा हमको फॉर्मूला गॉस थ्योरम से ही। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग दो चीजें जानेंगे। एक तो जानेंगे, पहला टर्म है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और दूसरा है हमारा एरिया वेक्टर। देखिए, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से 2 सप्लीमेंट्री थी। एक तो सिंपल एंगल था। अगर सिंपल एंगल की बात करें हम लोग, तो एंगल हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल वॉज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसी सर्कल में ही किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाओ, उनके बीच में जो एंगल बने वो एंगल होता है, वो कहलाता है आपका थीटा। ठीक है, जैसे मान लो इसका रेडियस क्या है, आर है, और ये लेंथ मान लो एल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। रैड कहते हैं इसको, रेडियन शॉर्ट फॉर्म में रैड। अब बात आती है सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, याद रखिएगा। सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा और एरिया वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल लेटर ए एंड एरो ओवर इट। एरो मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉलिड एंगल का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि इफ समवन वांट्स टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ दिस, जैसे मान लो कोई 3 डायमेंशनल एंगल की बात करें, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक। स्फीयर का अगर हम इतना सा हिस्सा काट दें, इस पे अगर एंगल देखें तो ये सॉलिड हिस्सा निकल के आएगा, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। या हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा एंगल कोई एक लाइन से तो गुजरेगा नहीं, या कोई 2 लाइन के बीच में तो होगा नहीं। बेसिकली क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे हमें हमारी आंखों से रेडिएशन तो नहीं निकलती, उससे टकरा के आएगी तो हम उसे देख सकते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारे देखने का जो पूरा विजुअल एंगल है 3 डायमेंशन में, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ओमेगा, यही आपका सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 पाई, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। सॉलिड एंगल का मतलब है 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक।
अगर बात करें एरिया वेक्टर की तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मान लो कोई ये सरफेस है, तो कोई भी लाइन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल लाइन। तो वो जो लाइन का डायरेक्शन है ना, वही आपका एरिया वेक्टर है। तो एक बात ये समझ में आई कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या लिखेंगे यहां से कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। जैसे मान लो हमारा सरफेस ऐसे कर्व में है और यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाना, तो एरिया वेक्टर क्या बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो हमारा सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर क्या बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो हमारा एरिया वेक्टर ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर का क्या बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। और इधर का बनाना होगा तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। तो एरिया वेक्टर को आप लोग समझ गए होंगे कि अ लाइन या एन एरिया जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंसीडर्ड। जैसे हमारा ये हाथ है, ये सरफेस है हमारा, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर। हमारा हाथ ऐसे है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। ये हमारा हाथ है, अगर नीचे साइड बनाना है तो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, ऊपर बनाना है सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, फ्लक्स का एक जनरल मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर दायरे से या किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा और मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। या मान लो कि ये हमारा हाथ है, पाम है, और यहाँ से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, इस दायरे से इस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज जनरली कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग देन दैट विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ मैग्नेटिक फील्ड आर पासिंग दैट इज विल बी कॉल्ड एज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, किसी एक पर्टिकुलर दायरे से, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, डजेंट मैटर कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोज आर कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फ्लक्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी एक पर्टिकुलर एरिया से, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो मान लो इस एरिया को हमने कंसीडर किया, इतने एरिया को, तो इतने एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, दैट फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच वर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। और इसका एक जनरल फॉर्मूला है फाई ई। ई का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फाई ई इज इक्वल टू होता है आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर dx करते हैं तो x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dp करते हैं तो p आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA करते हैं तो a आता है। ठीक है, जिस चीज़ का d लगा के इंटीग्रेट करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। जैसे p का d लगाया है तो p आएगा, x में d लगाया है तो x आएगा, a में d लगाया है तो a आएगा। इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ लेक्चर्स हो जाएं और तो उसके बाद। और एक चीज़ मैंने और कराई थी, याद होगा कि a डॉट b डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर पूछा जाए तो इट विल बी ए बी साइन थीटा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ज़रा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो ए डॉट बी लगाएंगे, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल है, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, दैट मीन्स ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई और कॉस थीटा को कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे, तो ई कॉस थीटा क्या होगा आपका, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए का इंटीग्रल क्या देगा आपको, ए देगा। सो इट वुड बी योर फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए, या कह सकते हो उसको कंबाइन में, फाई ई इज इक्वल्स टू योर ई ए कॉस थीटा। अब समझिए यहाँ पे थीटा क्या है।
थीटा है योर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर थीटा। अब एरिया वेक्टर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी क्या होता है, अ वेक्टर दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होती हैं। रेडियल एंड आउटवर्ड पॉजिटिव की वजह से और रेडियल और इनवर्ड नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा एक फॉर्मूला पहले इसी को यहाँ पे अच्छे से लिख ले। आपका है ये ई ए कॉस थीटा, ये किसके बराबर है आपका, फ्लक्स के बराबर है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बराबर। ठीक है, तो जैसे मान लो, या इसको स्ट्रेट लिखते हैं फॉरवर्ड में, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। मान लो ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल, और एक प्लेट रखी है जो कि ऐसे रखी है, मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, ठीक, मतलब ये फील्ड लाइंस है और प्लेट ऐसे रखी है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि ये फील्ड लाइंस है और ये प्लेट ऐसे रखी है। देखिए ये आपकी फील्ड लाइंस है, ये प्लेट रखी है। अगर प्लेट की थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास हो रहा है इसके सरफेस से, नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब ज़ीरो फ्लक्स आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारी प्लेट है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, नेट फ्लक्स कितना हो गया आपका यहाँ पे 0। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉपी है, पेपर है, न्यूज़पेपर, और ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक। अभी अगर अज्यूम करो कि इसकी थिकनेस कुछ नहीं है तो कोई भी क्या फील्ड लाइन टकरा रही हैं, तो ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हो कि देयर इज़ नो फ्लक्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर दायरे से कोई फील्ड नहीं पास हो रही, सब ऊपर से पास हो जा रही हैं, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग सेकंड केस कंसीडर करेंगे, फाई ई, जैसे मान लो ये जा रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, अब दिस प्लेट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ऐसे रखी है प्लेट। अब प्लेट ऐसे रखी है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, मतलब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये यहाँ से कितना एंगल बनाएगा 90, और फील्ड लाइंस किधर है, इधर ही तो है, थीटा यहाँ कितना हो गया 0 डिग्री, फाई ई कितना हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, या कह सकते हो इसको ई ए, और इसी को हम लोग यहाँ पे कंबाइन में कह देंगे कि फाई ई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा आपका ई ए। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। ये तो कॉमन सेंस भी कहता है कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर ये ऐसे है तो फील्ड लाइन लगभग ना के बराबर टकरा रही तो 0 फ्लक्स हो गया। लेकिन जब ये इसको रोटेट करा देंगे ऐसे, तो जिस कंडीशन में ये 90 डिग्री है प्लेन फील्ड के और इसका एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्रॉस करेंगे, तो इसीलिए मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।